नमस्ते गाइस। नॉर्मली आप जब भी कोई मूवी देखकर खत्म करते हो तो उसके बाद आपकी आंखों में एक जलन सी होती है, आपकी आंखें थोड़ी दुखने लगती है। लेकिन जब मैंने 12th फेल मूवी देखी थी तब भाई मेरी आंखों में एक ठंडक थी, एक सुकून था। वैसे तो ये मूवी कोई मास्टरपीस मूवी नहीं है, इसकी स्टोरी वही टिपिकल फॉर्मूला को फॉलो करती है, जहाँ पर एक गरीब लड़का जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है और एंड में उसे वो गोल मिल भी जाता है। और ना ही हमें इस मूवी में कोई ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जिसे देखकर हम ये कहे कि वाओ क्या देख लिया। लेकिन ये दो मेन चीजें न होते हुए भी ये मूवी इंडिया के लिए ऑस्कर नॉमिनेटेड हो सकती है। तो भाई वो आखिर क्या वजह है जो कि इस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी बनाता है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी की डायरेक्शन, इस मूवी की एक्टर्स की परफॉर्मेंस और इस मूवी की रिलेटेबिलिटी। और अगर ये तीनों चीजें आपकी मूवी में अच्छे से वर्क कर गई तो आपको एक ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन और बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। और 12th फेल मूवी इस चीज को प्रूव भी करती है। और अगर सबसे पहले हम इस मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी के डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, जो कि डायरेक्शन की दुनिया के काफी पुराने खिलाड़ी है। और भाई उन्होंने 12th फेल मूवी को स्पेशल बनाने के लिए इसकी छोटी मोटी डिटेल्स पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मनोज वो एक देहाती गांव से बिलोंग करता है, तो मनोज और उसका भाई जो टैक्सी चलाता है वो उसको जुगाड़ बुलाते हैं। और भाई ऐसे ही देहाती गांव में ऐसी टैक्सियों को जुगाड़ी कहा जाता है। और इसी के अलावा मूवी के एंड में जब मनोज आईपीएस ऑफिसर बनता है तो सबसे पहले जाकर दुष्यंत सर से मिलता है, तो सबसे पहले उनके पैर छूता है। यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आती है कि जो दुष्यंत सर थे वो उसके पहले आइडियल थे और उन्हीं के सिखाने की वजह से वो एक आईपीएस ऑफिसर बना है, तो वो होनर में उसके पैर छूता है। और भाई ये सीन खुद में एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो गया, जहाँ पे हम एक आईपीएस को एक डीसीपी के पैर छूते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस मूवी के म्यूजिक की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो म्यूजिक की डिटेल थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब जब आप स्क्रीन पर मनोज को देखते हो तो हम सब जानते हैं कि वो एक देसी आदमी है। और भाई जब जब वो स्क्रीन पर होता है तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है, जैसे कि सितार, सरोद और बांसुरी। लेकिन इसी के अलावा श्रद्धा जो है उसका जब भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया जाता है तो वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है, जैसे कि पियानो। लेकिन जब श्रद्धा मनोज को प्रपोज करती है तब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मॉडर्न पियानो की जगह वापस बांसुरी और सितार से म्यूजिक बजाया जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि श्रद्धा अब इस देहाती के पास जा चुकी है। और म्यूजिक के जरिए जो रिलेशनशिप हमें मनोज और श्रद्धा के बीच में दिखाया जाता है भाई वो आउटस्टैंडिंग है और विनोद विनोद चोपड़ा को इसके लिए सल्यूट है। लेकिन इसी के अलावा अगर हम विनोद विनोद चोपड़ा की एक और चीज की बात करें तो भाई उन्होंने जो इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ढंग से रीड किया है और उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन अगर हम सबसे पहले इस मूवी के मेन कैरेक्टर मनोज की बात करें तो वो एक इनोसेंट कैरेक्टर है और उसके इस प्योर इनोसेंस को हम मूवी में सब जगह नोटिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां हमारा दिल भर आता है, जैसे कि सबसे पहले जब वो श्रद्धा से मिलता है तो वो जिस तरीके से इनोसेंट हरकतें करता है वो काफी ज्यादा प्यारी थी। इसके अलावा वो सबसे पहले उसके घर जाके जब उसे आई लव यू बोलता है तो वो भी काफी ज्यादा इनोसेंट था। लेकिन इसी के अलावा जब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है तो डीसीओ के पैर छूना ये भी काफी ज्यादा इनोसेंट तरीका था। लेकिन ये मूवी इमोशन के मामले में पीक जब हो जाती है जब मनोज एक अंधेरे कमरे में आटा पीस रहा होता है और पूरे आटे से लथपथ जब उसे कोई मिलने आता है तब वो उतनी इनोसेंस से उसे स्माइल से बात करता है। एंड द सिनेमा पीक्ड हियर। लेकिन इसी के अलावा जो श्रद्धा का कैरेक्टर है उसकी प्योरिटी को भी मूवीज में काफी सारी जगह अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि जब वो मनोज के लिए अब्दुल कलाम की किताब खरीद के देती है वो सीन काफी ज्यादा प्योर था। और दूसरी तरफ जब मनोज श्रद्धा को ब्लेम करता है तब श्रद्धा मनोज को आई लव यू बोलकर उसे मोटिवेशन देती है, ये सीन भी काफी ज्यादा प्योर था। और मूवी के एंड में उसे चिट्ठी लिखकर ये कहना कि वो भले डेप्यूटी मिनिस्टर बन चुकी है और तुम आईपीएस बनो ना बनो लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगी, यह सीन भी ये दिखाता है कि श्रद्धा का कैरेक्टर आखिर कितना ज्यादा प्योर था। और इसी के अलावा
अलावा जो गौरी भैया का कैरेक्टर है वो हमें मनोज के एक मेंटोर की तरह दिखाया जाता है और मूवी के हर एक सीन में वो साइन भी करता है। लेकिन इसी के अलावा जो पांडे का कैरेक्टर है वो भी हमें एक अच्छे दोस्त के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन डायरेक्शन से हटकर अगर हम इन सभी एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई सभी एक्टर्स अपनी एक्टिंग के पीक पर थे। जहां पर अगर हम सबसे पहले विक्रांत मैसी के मनोज की बात करें तो भाई इस बंदे ने इस पूरे कैरेक्टर में जान डाल दी है। ऐसा लगता है कि मनोज रियल लाइफ में विक्रांत है और वो जो स्ट्रगल है वो इतने खुद ने फेस किया है और ये खुद ही इतना इनोसेंट कैरेक्टर है, एकदम प्योर एक्टिंग। इसी के अलावा जो श्रद्धा का रोल किया है मेधा शंकर ने, भाई पहले तो ये लड़की बहुत ज्यादा गॉर्जियस है और ये दिख कर भी आता है। इसी के अलावा इनकी एक्टिंग में जो कामनेस थी, जो प्योरनेस थी, भाई वो स्क्रीन पर दिख कर भी आता है। इसी के अलावा इसके जो दूसरे कैरेक्टर्स है वो सब भी अपनी एक्टिंग के पीक पर थे। और भाई अब हम बात करते हैं इस मूवी की तीसरी सबसे मेन चीज पर, जो कि इस मूवी की रिलेटेबिलिटी। और भाई भारत का बच्चा इस मूवी से रिलेट कर पाता है क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि हमारे पास गौरी भैया जैसा मेंटोर हो, पांडे जैसा दोस्त हो और श्रद्धा जैसी एक अच्छी लड़की हो। और इसके अलावा हम सब भी हमारी डे टू डे लाइफ में मनोज की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी गोल के पीछे भाग रहे हैं। और जब हम मूवी में किसी एक कैरेक्टर को ऐसे स्ट्रगल करते हुए गोल पाते हुए देखते हैं तब हम सब उसे रिलेट कर पाते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस तरीके से गोल अचीव हो। तो भाई आपको 12th फेल मूवी में क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आप, मैं और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।